चलिए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या देखेंगे? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आपको पता है प्रिज्म के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक। यहाँ क्या वर्ण माने क्या होता है? रंग, और विक्षेपण मतलब क्या होता है? छितराना। समझ में आ रही बात ना? यहाँ पर प्रकाश जो है अपने रंगों में क्या होगा, जब प्रिज्म पर पड़ेगा तो क्या होगा? छितरा जाएगा। यानी जैसे कहने का मतलब है कि हमने आपके सामने एक प्रिज्म बनाया हुआ है, आप एक प्रिज्म देख रहे हो, जब प्रिज्म पर क्या होती है? श्वेत प्रकाश पड़ती है। कौन सी प्रकाश? श्वेत प्रकाश, ठीक। जब प्रिज्म पर कौन सी प्रकाश? श्वेत प्रकाश पड़ती है तो ये क्या होती है बेटा? प्रिज्म में जब प्रवेश करती है तो ये अपने 7 रंगों में क्या होती है? विभक्त हो जाती है, और यही जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। समझ में आ रही बात ना? यानी श्वेत प्रकाश का प्रिज्म में 7 रंगों में विभक्त होने की जो क्रिया होती है वही क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। पक्का याद हो गया? क्या है? श्वेत प्रकाश की प्रिज्म में 7 रंगों में विभक्त होने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। या आप ये भी कह सकते हो अपने अवयवी रंगों में, अवयवी, ठीक है ना? यानी क्या होगा? श्वेत प्रकाश की प्रिज्म में अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की जो क्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्लियर हो गया? हम लिख सकते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या लिखेंगे? ध्यान देंगे, प्रिज्म द्वारा अगर वर्ण विक्षेपण हमसे पूछा जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? श्वेत प्रकाश की प्रिज्म द्वारा अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया वर्ण विक्षेपण कहलाती है। याद हो गया? क्या हुआ? श्वेत प्रकाश की प्रिज्म द्वारा अपने अवयवी रंगों में, ठीक है, प्रिज्म द्वारा अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? ध्यान देंगे बच्चों, ये वर्ण विक्षेपण होता क्यों है, ठीक है ना? यानी वर्ण विक्षेपण होने का क्या कारण है? तो अगर हमसे कोई पूछता है कि वर्ण विक्षेपण होने का कारण क्या है, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो भिन्न भिन्न रंग आपको दिखाए गए हैं, जैसे हमने लिखा वीव ग्योर। समझ में आ रही बात ना? यानी यहाँ पर प्रत्येक रंग का जो अपवर्तनांक होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है? अलग अलग होता है। प्रत्येक रंग का अपवर्तनांक क्या होता है? अलग अलग होता है, जिससे क्या होता है कि ये अपने अवयवी रंगों में क्या होते हैं? विभक्त हो जाते हैं, और जिसके कारण क्या होती है? वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। समझ में आ रही बात? यानी अगर हमसे कोई पूछे कि वर्ण विक्षेपण क्यों होता है, तो हम सीधे शब्दों में कह देंगे कि प्रत्येक रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है ना? प्रत्येक रंग का अपवर्तनांक क्या होता है? अलग अलग होता है, जिसके कारण क्या होता है? वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? तो हम लिख सकते हैं क्या? वर्ण विक्षेपण क्यों होता है, तो वर्ण विक्षेपण होने का कारण क्या है? लिख देंगे वर्ण विक्षेपण होने का कारण। यानी वर्ण विक्षेपण होने का कारण क्या है? हम कह देंगे प्रकाश के, ठीक है, अवयवी रंगों की अपवर्तनांक
अलग अलग होता है, अतः वे भिन्न भिन्न कोणों पर अपवर्तित होते हैं। यही क्या है, वर्ण विक्षेपण होने का कारण। समझ में आ रही बात? क्या होता है, प्रकाश के जो अवयवी रंग हैं उनका अपवर्तनांक क्या होता है, अलग अलग, यानी बैगनी का अलग होता है, ठीक है, और लाल रंग का क्या होता है, अलग होता है। यहाँ पे आपको बताया भी गया है कि जो बैगनी रंग का अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम होता है। इसलिए लाल रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, सबसे अधिक होती है, और बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, सबसे कम होती है। समझ में आ रही बात? तो क्या हुआ, वर्ण विक्षेपण का कारण आपको समझ में आ गया, यानी प्रकाश के जो अवयवी रंग हैं उनके अपवर्तनांक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, अतः वे क्या होते हैं, भिन्न भिन्न कोणों पर क्या होते हैं, अपवर्तित होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। समझ में आई बात? पक्का? देखेंगे बच्चों, आगे हम लोग क्या जानेंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण, अभी हम लोगों ने क्या जाना, वर्ण विक्षेपण जाना, ठीक है। अब हम लोग क्या जानेंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण, ठीक। तो एक चीज देखिए, अब कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है बच्चों, जैसे अगर ये हमारी प्रिज्म है, ठीक, इस पर अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे आपतित होती है तो इसमें से दो रंग कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है लाल हो या बैगनी हो, कोई भी हो सकते हैं, ठीक। इस आपतित किरण को हम आगे बढ़ाएंगे, इनको हम कहाँ ले जाएंगे, पीछे, और इनको भी क्या ले जाएंगे, पीछे। तो किन्हीं दो रंगों के बीच जो ये कोण बनता है, समझ में आ रही बात, किन्हीं दो रंगों के बीच जो ये कोण बनता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। समझ में आ रही बात? क्या समझे, जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर पड़ती है तो वह अपने अवयवी रंगों में क्या होती है, टूट जाती है। समझ में आ रही बात? और उनके किन्हीं, ठीक है ना, दो रंगों के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ रही बात? जब श्वेत प्रकाश की किरण क्या होगी, प्रिज्म पर पड़ेगी तो अपने अवयवी रंगों में क्या होगी, टूट जाएगी, तो उनके दो रंगों के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। याद हो गया? पक्का? देखो बेटा, हमने क्या बोला, जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर पड़ती है तो वह अपने अवयवी रंगों में टूट जाती है, ठीक है, अवयवी रंगों में क्या होती है, टूट जाती है। किन्हीं दो रंगों के बीच बने कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। याद हो गया बेटा? पक्का?
पक्का? किन्हीं दो रंगों के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोणीय वर्ण विक्षेपण। समझ में आ रही बात? इसे किससे दिखाया जाता है? थीटा से। किससे? तो यहां लिख सकते हैं इसे थीटा से प्रदर्शित करते। समझ में आ रही बात? अब यहां देखेंगे बेटा, थीटा अगर मुझे निकालना होगा, मुझे ये चाहिए ना, तो मान लीजिए ये कलर कौन सा था? रेड वाला था। कौन सा था? रेड वाला। और ये कौन सा था? बैगनी वाला। तो इसके विचलन कोण ध्यान देंगे, इसका कौन सा विचलन कोण बनेगा? ये पूरा। आपको पता है आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। तो इसका ये पूरा बनेगा और इसका विचलन कितना बनेगा? ये वाला बनेगा। अगर इस विचलन कोण में से इस विचलन कोण को निकाल दिया जाए तो इन दोनों किरणों के बीच का कोण बचेगा कि नहीं बचेगा? और हमको वही चाहिए, वही कोणीय वर्ण विक्षेपण होता है। पक्का? तो हम यहां क्या लिख सकते हैं बेटा? ध्यान देंगे, थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। क्लियर हो गया? ये फार्मूला किसका हो गया? कोणीय वर्ण विक्षेपण का। समझ में आ रही बात? ठीक। हम जानते हैं बेटा डेल्टा एम इज इक्वल टू, आप लोग क्या निकाले थे? ठीक है, क्या? ए ब्रैकेट में म्यू माइनस, ऐसा निकाले थे कि नहीं निकाले थे? तो यहां से अगर मुझे डेल्टा वी चाहिए और डेल्टा आर चाहिए तो हम निकाल सकते हैं। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? ए ब्रैकेट में म्यू वी माइनस 1 होगा। कोई दिक्कत? इसको मान लीजिएगा क्या? इक्वेशन फर्स्ट। और इसी तरह से डेल्टा आर आपको चाहिए तो क्या? ए ब्रैकेट में म्यू आर माइनस 1, इसको क्या मानेंगे? इक्वेशन कर सकते हैं। तो यहां से डेल्टा वी और डेल्टा आर का मान निकल गया और ये मान यहां रख दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये मान यहां उठा के रखेंगे अगर आप, तो यहां क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी, ए का अंदर गुणा करा रहा हूं तो यहां हो जाएगा म्यू वी इंटू ए माइनस ए। होगा कि नहीं होगा? और माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, क्योंकि माइनस है तो उसके पहले ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है। ठीक, तो क्या हो गया? यहाँ क्या हो जाएगा? म्यू आर इंटू ए माइनस ए। क्लियर? अब माइनस का अंदर क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू वी इंटू ए माइनस म्यू आर इंटू ए और प्लस ए। तो ए से क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? म्यू वी इंटू ए माइनस म्यू आर इंटू ए। दोनों में से ए को कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा क्या हमारा? बोलिए, ए कॉमन हो जाएगा और क्या हो जाएगा? म्यू वी माइनस म्यू आर। ये जो फार्मूला होता है ये क्या होता है? कोणीय वर्ण विक्षेपण का। समझ में आ रही बात? वैसे तो ये बीमाहीन राशि होती है। कैसी राशि होती है? बीमाहीन राशि होती है। ठीक है, इसका मात्रक अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? रेडियन बताएंगे। क्या बताएंगे? रेडियन। समझ में आ रही बात? ये कैसी राशि होती है? बीमाहीन होती है और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है बेटा? रेडियन होता है। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं? तो हम लिख सकते हैं। हाँ, तो लिख सकते हैं तो लिख दीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिए। ठीक, उधर लीजिए। यहां देखना बेटा, छूट गया है। दो रंगों के निर्गत किरणों लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा? निर्गत किरणों के बीच, निर्गत किरणों के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखेंगे बेटा, वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होता है? ठीक, जनरल शब्दों में हम लिख देते हैं। ठीक, देखिएगा क्या होगा वर्ण विक्षेपण क्षमता की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? अभी हमने पढ़ा क्या? कोणीय वर्ण विक्षेपण। समझ में आ रही बात? देखिएगा
किन्हीं दो रंगों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण, ठीक है, तथा माध्य विचलन कोण के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। समझ आ रही बात? किन्हीं दो रंगों के लिए क्या होगा? कोणीय वर्ण विक्षेपण। किन्हीं दो रंगों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्य विचलन कोण के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। याद हो गया? पक्का? डिफिनेशन लिख लेंगे कि लिख दूं? ठीक है, लिख देते हैं। चलिए, अच्छा, किन्हीं दो रंगों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्य विचलन कोण के अनुपात को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ठीक है बेटा, हम क्या करते हैं? तीन रंग ले लेते हैं। कितने रंग ले लेते हैं? तीन रंग, जैसे कि लाल, बैगनी और पीला। समझ में आ रही बात? तो यहां देखेंगे, माना तीन रंग कौन कौन से हैं? लाल, पीला और क्या? बैगनी। और बैगनी जिनके अपवर्तनांक क्रमशः म्यू आर, म्यू वाई तथा म्यू वी है। आपको पता चला आपने कितना रंग लिया बेटा? तीन रंग लिया। कौन कौन सा? लाल लिया, पीला लिया और कौन सा लिया? बैगनी रंग लिया। ठीक है ना? जिनके अपवर्तनांक क्रमशः क्या है? म्यू आर है, म्यू वाई है तथा क्या है? म्यू वी है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। तो इनके लिए अगर हम कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता लिखना चाहते हैं, ठीक, तो इनके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता, यानी इसको ओमेगा से दिखाया जाता है। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? इसे ओमेगा से। ओमेगा ऐसे बनता है, ठीक है? इसे ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। कोई दिक्कत? हम ओमेगा इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ, ओमेगा इज इक्वल टू कोणीय वर्ण विक्षेपण, यानी कोणीय वर्ण विक्षेपण आपको कितना मिला था? लाल और बैगनी रंग के लिए, ठीक है ना? तो क्या मिला था आपको? ये मिला था म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू क्या मिला था? ए, ऐसे मिला था। अपान क्या हो गया? माध्य विचलन कोण अगर निकालना है बेटा, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं क्या? डेल्टा वाई। समझ रहे हो? डेल्टा वाई। पक्का? नहीं समझे? ये इनका जो हमने माना है कि जो माध्य है वो किस रंग का है? येलो रंग का, यानी पीले रंग का। समझ आ रही बात है? और यहाँ पर पीले रंग के लिए जो माध्य विचलन कोण लिखा जाता है, या उसको आप लोग क्या बोलते हो? अल्पतम विचलन कोण बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो वो माध्य विचलन कोण कितना हो गया? डेल्टा वाई के इन दोनों रंगों का। समझ में आ रही बात है? इन दोनों रंगों का माध्य विचलन कोण कितना हो गया? डेल्टा वाई। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? अब क्या करेंगे बेटा? यहाँ डेल्टा वाई की वैल्यू रखेंगे। अगर डेल्टा वाई की वैल्यू रखते हो तो ये क्या हो जाएगा? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू क्या हो गया? ए अपान, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? म्यू वाई माइनस 1 इंटू क्या? ए। ये होता है डेल्टा वाई की वैल्यू, होता है। क्लियर? तो यहां से ए से ए क्या होगा?
कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारा ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा वो क्या आएगा बेटा, म्यू वी माइनस म्यू आर अपान कितना हो जाएगा, म्यू वाई माइनस 1। ये किसका फार्मूला होता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता का। किसका फार्मूला होता है, वर्ण विक्षेपण क्षमता का। कोई दिक्कत है? यहां देखिएगा ये जो है ये भी क्या होता है, मात्रकहीन, ठीक है ना। ये कैसा होता है, बीमाहीन राशि होती है। कैसी राशि होती है, बीमाहीन राशि होती है। कोई दिक्कत किसी को, यानी इसकी कोई बीमा नहीं होती है। क्लियर, लिख लीजिए। देखेंगे बेटा यहां पर जो वर्ण विक्षेपण क्षमता होता है, हमने आपको क्या बताया, यह क्या होता है, बीमाहीन होता है। कैसा होता है, बीमाहीन होता है। दूसरी चीज यह अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। और तीसरी चीज आप दिमाग में रखिएगा कि जो वर्ण विक्षेपण क्षमता होता है, ठीक है, वो प्रिज्म कोण पर निर्भर नहीं करता। यहां देखिए प्रिज्म कोण क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो गया। यानी जो वर्ण विक्षेपण क्षमता होगा, ठीक है ना, वर्ण विक्षेपण क्षमता प्रिज्म कोण पर नहीं निर्भर करता है, बल्कि किस पर निर्भर करता है, प्रिज्म की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, प्रिज्म की प्रकृति पर निर्भर करता है। इन सारी बातों को हम लोगों ने जाना, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानेंगे क्या, विचलन तथा वर्ण विक्षेपण में अंतर। क्या जानेंगे, विचलन तथा वर्ण विक्षेपण में अंतर। देखिएगा विचलन क्या होता है और वर्ण विक्षेपण क्या होता है। अभी तक तो हम लोगों ने वर्ण विक्षेपण को ही पढ़ा कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है। अब वर्ण विक्षेपण तथा विचलन में अंतर समझ लीजिए, ताकि आपके जीवन में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ऐसे लोग कह देते हैं विचलन, ठीक है, और वर्ण विक्षेपण। ठीक, तो विक्षेपण का भी मतलब होता है विचलित होना ही, यानी अलग। ठीक, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताता हूं। ठीक, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, अगली हेडिंग क्या होगी हमारी, वर्ण विक्षेपण तथा विचलन में अंतर। वर्ण विक्षेपण तथा विचलन में अंतर। ठीक है, तो जैसे ये हमारी क्या हो गई, प्रिज्म हो गई। ठीक, और जब प्रिज्म पर कोई श्वेत प्रकाश की किरण पड़ी तो ये अपने अवयवी रंगों में क्या हो रही है, विभक्त होती है। होती है कि नहीं होती है, सबको पता है कि ये 7 रंगों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। ठीक, तो यहां पर जो ये प्रारंभिक स्थिति से, यहां देख रहे हैं इधर जा रही थी, प्रारंभिक स्थिति से जितना ये मुड़ी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कहते हैं। क्या कहते हैं, विचलन। यानी अपने प्रारंभिक स्थिति से जितना वो मुड़ी उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, विचलन कहते हैं। जैसे प्रारंभिक स्थिति इसकी इधर थी, ठीक है नहीं, तो ये कितना विचलित हुई, ये अगर प्रारंभिक स्थिति की बात करेंगे तो ये ऐसे सीधे जाती कि नहीं, तो ये क्या हो गया, ये जो इतना मुड़ी इसका विचलन इतना हुआ, और ये इतना मुड़ा तो इसका विचलन कितना हो गया, इतना हो गया। समझ में आ रही बात, तो इसको क्या कहते हैं हम, विचलन कहते हैं। और वर्ण विक्षेपण क्या होता है, अपने अवयवी रंगों में जो विभक्त होने की क्रिया है, प्रकाश का जो अपने अवयवी रंगों में, यानी जो अपने रंगों में, यानी 7 रंगों में जो ये विभक्त हो रही है, विभक्त होने की जो क्रिया होती है, ये क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। समझ में आ गया, विचलन और वर्ण विक्षेपण में अंतर। यानी विचलन क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति से कितना वो हटी उसे हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कहते हैं। और अपने रंगों में विभक्त होने की क्रिया क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। समझ में आ रही बात, आइए हम लोग जानते हैं। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या जानेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखें, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कोई दिक्कत,
देखेंगे बेटा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। ये सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे, इसलिए हम आपको ज़्यादा थ्योरी बताए हैं। ठीक, यहाँ पे अगर प्रकाश के प्रकीर्णन की हम बात करेंगे तो जब प्रकाश किसी माध्यम में पहुंचता है, समझ आ रही बात ना, जब प्रकाश क्या होता है किसी माध्यम में पहुंचता है तो वह उसके कणों से अन्योन्य क्रिया करके इधर उधर विक्षेपित हो जाता है। समझ आ रही बात ना, क्या समझे आप? जब प्रकाश की किरण या जब प्रकाश किसी माध्यम में पहुंचता है तो वह उसके कणों से क्या करता है, अन्योन्य क्रिया करता है, और अन्योन्य क्रिया करके वह क्या होता है, इधर उधर फैल जाता है। यही जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। याद हो गया? क्या बोले, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में जाता है, निर्वात में नहीं, किसी माध्यम में। समझ आ रही बात है? जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में जाती है तो वह माध्यम के कणों से क्या करती है, अन्योन्य क्रिया करती है, और अन्योन्य क्रिया करके क्या होती है, इधर उधर फैल जाती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना, लिख सकते हैं हम प्रकाश का प्रकीर्णन। जब क्या प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह माध्यम के कणों के साथ अन्योन्य क्रिया करके इधर उधर फैल जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। याद हो गया? कोई दिक्कत? प्रकाश का प्रकीर्णन, जब प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह माध्यम के कणों के साथ क्या करता है, अन्योन्य क्रिया करता है, जिसके कारण वो क्या होता है, इधर उधर फैल जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं? ध्यान देंगे बच्चों, प्रकाश की तीव्रता जितनी अधिक होगी, प्रकाश की तीव्रता जितनी अधिक होगी, प्रकीर्णन क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। समझ में आ रही बात? प्रकाश की तीव्रता जितनी अधिक होगी, प्रकीर्णन क्या होगा, उतना अधिक होगा। अगली चीज हमें क्या जानना है, लॉर्ड रेले के अनुसार इन्होंने क्या बताया था, प्रकीर्णन जो होता है, ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो, ठीक है, यानी क्या लिखेंगे, तीव्रता जितनी अधिक किसकी, प्रकाश की, ठीक है, तीव्रता जितनी अधिक होगी, प्रकीर्णन क्या होगा, प्रकीर्णन उतना अधिक होगा। क्लियर होगा? कोई दिक्कत? तीव्रता जितनी अधिक है, प्रकीर्णन उतना क्या होगा, अधिक होगा। लॉर्ड रेले ने बताया था, लॉर्ड रेले इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ/4। ठीक है, प्रकीर्णन जो होता है वो तरंगदैर्घ्य की, ठीक है, 4th घात के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसके अनुसार था, लॉर्ड रेले के अनुसार। कोई दिक्कत? ध्यान देंगे बच्चों, हम लोग जानेंगे रमन प्रभाव। क्या जानेंगे,
रमन प्रभाव। ये रमन एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिसके मतलब जिनको 1930 ईस्वी में, कब 1930 ईस्वी में, ठीक, क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। समझ में आ गई बात? इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया कि प्रकीर्णन में क्या होता है, तरंगदैर्घ्य में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तरंगदैर्घ्य में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और तरंगदैर्घ्य में यही जो परिवर्तन होता है, ठीक है, ये किसके द्वारा बताया गया? रमन के द्वारा बताया गया। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? रमन प्रभाव कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो इसकी डिफिनीशन आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? लिख लीजिए, अणुओं द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने पर, अणुओं द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने पर प्रकाश के तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होने की घटना रमन प्रभाव कहलाती है। इस खोज के लिए इनको उन्नीस 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। जो इनका यह नियम बताया गया, यह क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बताया गया।